कहाँ पे थे लास्ट कल? लद्दाख श्रेणी। मतलब हिमालय वैसे अगर बात करूँ भौतिक विभाजन कितने टुकड़ों में है? 6। अच्छा, कौन कौन से है? हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्कन का पठार, थार का मरुस्थल, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। हिमालय को शुरू किया था, हिमालय का विस्तार शुरू किया था सबसे पहले। हिमालय का विस्तार कौन से देशांतर से कौन से देशांतर? कहाँ से लेकर? 74 से 96। नदी? अच्छा, पहाड़ी कौन सी है? नामचा बरवा। अच्छा, पूछे राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अच्छा, और पूछे इनकी लंबाई कितनी है? 2400। इस साइड में चौड़ाई? 400। मध्य में 400, इस साइड में 400, मध्य में 60, 160, इस साइड में 20 से 25। ठीक है। ऊपर वाले की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य वाले की 3800 से 4500, लास्ट वाले की 1200 से 1800। ठीक है। उसके बाद में किया था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के अंदर ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 8611। अच्छा, दूसरी लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख की सबसे ऊंची कौन सी? राकापोसी। और सबसे लास्ट में जास्का श्रेणी। लद्दाख व जास्कर के श्रेणी के मध्य से होकर कौन सी? सिंधु नदी बहती। यहाँ तक कर लिया था ना। अच्छा, आज बात करनी है मुख्य हिमालय की, यानी कि आपको मैंने डायग्राम में बनवा दी, तो विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार के बाद यहाँ पे ट्रांस हिमालय लिखा था, ट्रांस हिमालय के नीचे दूसरा पॉइंट लिखा था मुख्य हिमालय। तो आज हेडिंग लगा लेना, मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य हिमालय क्या मतलब? समझा नहीं मैं। सारे बता दूंगा, फिक्र क्यों कर रहे हो? अच्छा, सबसे पहले हेडिंग लगा लेना मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय लगा लिया। अच्छा, अब समझ लेना यहाँ से क्या प्रश्न बने थे कॉमन से। पहले तो सबसे पहले समझ लेना, मुख्य हिमालय की भी 3 श्रेणियां पड़ी थी। एक तो उत्तरी हिमालय पड़ा था, एक मध्य हिमालय और एक दक्षिणी हिमालय। जो अपने हिमालय का विस्तार देखा था उस डायग्राम के अंदर आपको उत्तरी हिमालय बताया था, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, तीनों 3 लाइनों के अंदर बांटा था इसको। अच्छा, इसकी 3 श्रेणियां पड़ती है। अगर मैं सबसे उत्तर के हिमालय की बात करता हूं, एक बार समझ लेना, सबसे उत्तर में जो पथरीला भाग था उसे बोला गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में जो आएगा उसको अपने बोल देंगे कौन सा हिमालय? उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय, एक बार समझ लेना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ट्रांस के उत्तरी हिमालय के नीचे जो आएगा वो मध्य हिमालय हो जाएगा। मध्य हिमालय। अच्छा, मध्य हिमालय के बाद में जो आएगा उसे क्या बोल देंगे? दक्षिणी हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में जो आएगा वो हो जाएगा दक्षिणी हिमालय। सुनना, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। मध्य हिमालय के जो नीचे आएगा उसे दक्षिणी हिमालय है। और ये तीनों के तीनों हिमालय के भाग है। ये तीनों के तीनों मुख्य हिमालय के भाग पड़ते हैं। मुख्य हिमालय। अच्छा, हिमालय के नीचे जो पार्ट आता है उसे बोल देते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे इस प्रकार, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये नदियों से बना हुआ मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसे मैं बोल देता हूं उत्तर भारत का विशाल मैदान।
समझना यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। ट्रांस हिमालय को उत्तरी हिमालय से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी हिमालय से मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्य से दक्षिण हिमालय को अलग करने वाली और दक्षिण हिमालय को उत्तर भारत के विशाल से मैदान से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पे। जो ट्रांस हिमालय व जो उत्तरी हिमालय के मध्य जो रेखा पड़ती है, ट्रांस हिमालय व उत्तरी हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा पड़ती है उसे आईटी कहा जाता है। इंडियन थ्रस्ट कहा जाता है, इसे इंडियन थ्रस्ट कहा जाता है, आईटी या फिर इंडियन थ्रस्ट। अच्छा, उत्तरी हिमालय को जो मध्य हिमालय से जो रेखा अलग करती है, इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा कहलाती है उसे एमसीटी कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार। मध्य हिमालय को दक्षिणी हिमालय से जो रेखा अलग करती है उसे एमबीटी कहा जाता है, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत दरार। उसके बाद में दक्षिणी हिमालय को जो उत्तरी हिमालय से जो रेखा अलग करती है उसे एचएफएफ कहा जाता है, हिमालयन फ्रंट फोल्ट, हिमालयन फ्रंट फोल्ट। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप क्या पता नहीं, मेरे को नहीं पता भी आपके एसएससी में पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया। ये स्टेट लेवल के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? एमसीटी। मध्य से दक्षिणी को एमबीटी। पूरे हिमालय को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करने वाली एचएफएफ और ट्रांस हिमालय को उत्तरी हिमालय से अलग करने वाली आईटी कहलाती है। ये बना लो एक बार, ये बना लो सेम का सेम। ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। इनके पूरे नाम लिखवा दूंगा, आगे लिखवा दूंगा, एक बार इतना ही लिख लो। ट्रांस हिमालय को उत्तरी हिमालय से अलग करने वाली आईटी, उत्तरी को मध्य से अलग करने एमसीटी, मध्य से दक्षिणी को अलग करने वाली एमबीटी और दक्षिण से उत्तरी भारत के विशाल मैदान को अलग करने वाली एचएफएफ कहलाती है। क्या? हाँ, ये आईटी लिखवा दूँ, एक बार इतना ही लिख दो, इनके नाम वगैरह आगे लिखवा दूंगा। एक बार सिर्फ इतना ही लिख दो। मुख्य हिमालय, उतार लिया होगा। हो गया सभी का? ठीक है, आगे नाम लिख लेना आईटी का। इंडियन थ्रस्ट, ऐसे ही इंडो सागपो सचर जोन भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी रेखा थी, उस रेखा का नाम था एमसीटी।
मतलब वो वैसे लिखा हुआ देख लो, आपको मर्जी है लिखो तो लिखो, वरने पीछे लिख ही लिया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत दरार, HFF, इसका हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ही लिख देना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इसका हिंदी अंग्रेजी में एक ही नाम है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या? हाँ सेंट्रल थ्रस्ट है। IT सबसे ऊपर है, फिर MCT, MBT, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यानी कि बिल्कुल पूरे हिमालय के सामने है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत दरार। IT ट्रांस हिमालय, हिमालय के मध्य है। MCT उत्तर व मध्य के मध्य है, मध्य व दक्षिण के मध्य। MBT दक्षिण व उत्तर भारत के विशाल के मैदान के मध्य। HFF पड़ती है, HFF। फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हो गया? हो गया। ट्रांस हिमालय कल कर लिया था। ट्रांस के बाद ये मुख्य की बारी आई थी। मुख्य को पहले बांट के देख लिया अपनों ने भी मुख्य कैसे बंटा हुआ है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय कर लिया, उत्तर का, मध्य का और दक्षिण की करने की बारी है। तो सबसे पहले अपने जिस हिमालय की बात करेंगे वो करेंगे उत्तरी हिमालय, यानी कि मुख्य हिमालय उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर उत्तरी पड़ता है, मध्य पड़ता है और दक्षिणी हिमालय पड़ता है। तो सबसे पहले जिस हिमालय की बात करेंगे वो हिमालय को उत्तरी हिमालय। तो हेडिंग लगा लेते हैं अपने सबसे पहले उत्तरी हिमालय। सबसे पहले जिस हिमालय की बात करेंगे उस हिमालय का नाम उत्तरी हिमालय। जिस हिमालय को करेंगे उस हिमालय का नाम पड़ता है उत्तरी हिमालय। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हाँ जी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। सुनना, सबसे पहले तो इस हिमालय के उच्च लिख देना। अन्य नाम क्या? अन्य नाम। इस उत्तरी हिमालय को क्या कहा जाता है? अन्य नाम। उत्तरी हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय, मतलब सबसे अंदर की ओर बना हुआ हिमालय है, इसे हिमाद्री हिमालय, यानी कि बर्फ के पहाड़ी यहीं पे बनते हैं, हिमाद्री हिमालय। आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। उत्तरी हिमालय को आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पे, यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, की सबसे उत्तरी वह सबसे कठोर श्रेणी है। उत्तरी वह सबसे कठोर श्रेणी है। यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी वह सबसे कठोर श्रेणी है।
आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी व कठोर श्रेणी है। दूसरा, यह मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई, उत्तरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? जिसकी 400 कहाँ पे थी यार, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ये मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई लिखा दी। अच्छा, अब ऊंची है तो यानी कि बर्फ के पहाड़ यहीं पे बनेंगे, हिमाद्री वगैरह यहीं पे जमेंगी, तो लिख लेना। मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी होने के कारण, सबसे ऊंची श्रेणी होने के कारण यहाँ अनेक हिमनद पाए जाते हैं, यानी कि ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ अनेक हिमनद, बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ये मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी व सबसे कठोर श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है, औसत ऊंचाई है, और सबसे ऊंची श्रेणी होने के कारण यहाँ पर अनेक हिमनद व ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि निम्न है। जो कि निम्न है। अरे आप साथ साथ लिख लेते हो क्या सभी? वैसे आपने उतार लिया अभी? ठीक, उतार लिया आपने सभी ने? जो कि निम्न ग्लेशियर के नाम लिखते हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी थी इसमें कौन कौन से ग्लेशियर थे? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन, और कौन सा था वहां पे? बालतोरो, इस्पायर, बतूरा, बियाफो, खारदोपिन, चोंगोलुंगमा। यहाँ पे अभी इस्पायर के इसके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर है जो कि निम्न है? तो ग्लेशियर के नाम लिखने यहाँ पे गंगोत्री, ये ग्लेशियर के नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, चोराबारी, मिलान, जेमू। गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, चोराबारी, मिलान, जेमू। अच्छा, हिमनद यहाँ पे पाए जाएंगे तो मुख्य हिमालय से जो सारी नदियां निकलेगी वो कौन से हिमालय से श्रेणी से निकलेगी? उत्तरी हिमालय से निकलेगी, क्योंकि हिमनद पिघलेंगे तो नदियां निकलेगी। तो लिखना मुख्य हिमालय की उत्तरी श्रेणी से अनेक नदियों का उद्गम होता है। नदियों का, अनेक नदियों का उद्गम होता है। मुख्य हिमालय की उत्तरी श्रेणी से अनेक नदियों की उद्गम होता है। अच्छा, अगला पॉइंट।
मुख्य हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां अनेक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। यहां अनेक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। मुख्य हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां अनेक छोटी छोटी चोटियां पाई जाती है। मुख्य हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ अनेक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। अब चोटियों के बारे में बात करते हैं। उतार लिया होगा ये सभी ने, ठीक है? नहीं उतारा? उतार ली सभी ने? यहाँ अनेक ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। इस प्रकार हिमालय था। ट्रांस हिमालय की बात नहीं कर रहा, हिमालय की बात कर रहा हूं। ये नेपाल से होता हुआ, सिक्किम से होता हुआ भूटान, और एक बार अरुणाचल प्रदेश में जाके छोड़ देता हूं मैं, ठीक है? इसका मैं नाम लिख देता हूं उत्तरी हिमालय। पढ़ा लेना साथ साथ। कमाल होगी यार। उत्तरी हिमालय। राहुल जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अच्छा, उत्तरी हिमालय हो गया। इसी हिमालय की चोटियों की बात करता हूं मैं। कौन कौन सी चोटियां यहां पे पाई जाती है? अगर मैं बात करूं भी हिमालय शुरू कहां से लेकर होता है? जम्मू में कौन सी चोटी से शुरू होता है? आपको सिर्फ 5 चोटियां ही याद रखनी है, फालतू नहीं याद रखनी। सिर्फ और सिर्फ 5 चोटियां याद रखनी है। चोटियां बहुत है यहाँ पे, अगर दिमाग में हो याद रखने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन फालतू नहीं, कोई काम की नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं जम्मू में बात करता हूँ। जम्मू में जो चोटी पाई जाती है, जहाँ से हिमालय शुरू होता है, वो चोटी कौन सी है? कहाँ से लेकर शुरू होता है? नंगा पर्वत से शुरू होता है। तो एक चोटी तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। हाँ जी सर, आपको रेड कलर में बढ़िया दिख रहा है क्या? ये का नहीं दिख रहा? रेड कलर में जो लिखा है आपको सही दिख रहा है क्या? बढ़िया। अच्छा, नहीं दिख रहा, फिर कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये नंगा पर्वत लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू में, जम्मू व कश्मीर, नंगा पर्वत। अच्छा, दूसरी मैं चोटी की बात करता हूँ। इस चोटी का नाम है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, नंदा देवी। नंदा देवी। इस नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। अच्छा, नेपाल में जो पर्वत चोटी पड़ती है उत्तरी हिमालय में, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट।
इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और ये जो पड़ती है वो है नेपाल के अंदर। अच्छा, अगर मैं सिक्किम में बात करता हूं, जो सिक्किम में पर्वत चोटी पड़ती है हिमालय के अंदर, उसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। जो लास्ट की जो चोटी पड़ती है नामचा बरवा, नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई है 7856 मीटर। अच्छा, राज्य बता देता हूँ सभी कौन कौन सी कहाँ पे पड़ती है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ये लिखा दिया नंदा देवी, ये पड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो माउंट एवरेस्ट नेपाल लिख दिया, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल के अंदर। अच्छा, कंचनजंगा बात करता हूँ, ये सिक्किम के अंदर है। अब आपसे बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछता हूँ मैं, उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियां, नंगा पर्वत 8126 जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी 7817 उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है 8848, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, और लास्ट में पड़ता है नामचा बरवा 7856 मीटर। कौन से? नंगा पर्वत, हाँ हाँ, सिंधु नदी से, यहाँ से मतलब सिंधु नदी बहती है यहाँ से। अच्छा, उत्तर में थोड़ा सा अगर ब्लैक में अपने याद रखें भी, ऊपर में यहाँ पे कौन सा हिमालय था, अगर थोड़ा सा याद है तो ट्रांस हिमालय पूरा का पूरा, पूरा का पूरा यहाँ पे हिमालय था, उस हिमालय का नाम था ट्रांस हिमालय। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक में याद रख लेना, इसके साथ नहीं है ये ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में बात करता हूं, इसी ट्रांस हिमालय के अंदर यहां पे एक पर्वत चोटी थी, K2। अब प्रश्न सुनना, बहुत अच्छे प्रश्न सुनना। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, भारत की सबसे ऊंची। दूसरा प्रश्न सुनना, अगर पूछूं हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय की, तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में आ रहा है। अच्छा, दूसरा पूछूं हिमालय में भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा है। तीनों प्रश्न बहुत अलग है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची तो K2 पड़ेगी। ध्यान रखो, ये हिमालय के अंदर नहीं आ रही, हिमालय अपने आप में अलग श्रेणी है, हिमालय में नहीं आता जो K2 है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची तो K2 आएगा, जो कि हिमालय में नहीं आता। अगर पूछे फिर हिमालय के अंदर भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, तो हिमालय में भारत की ऊंची जो पड़ती है उसे कंचनजंगा का, जो सिक्किम राज्य में पड़ती है। अगर पूछे हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और विश्व की भी सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है K2। आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आपको मैं सारे लाइन टू लाइन लिखवा देता हूँ, एक बार इतनी उतार लो आप। अगर सभी ने उतार लिया होगा, उतार लिया सभी ने? अच्छा, ऊपर वाला जल्दी से बना लो, फिर लाइन टू लाइन मैं लिखवा देता हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। अब हमेशा ध्यान रखना, जो हिमालय के अंदर जो है वो K2 हिमालय में नहीं आता, ठीक है। अगर पूछे हिमालय में भारत की तो K2, इसको करना है कंचनजंगा को आपको। बस एक बार बना लो, फिर मैं आपको सारे सबसे ऊंचे नीचे कौन से वो सारे लिखवाता हूँ, बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। हो गया? तो लिखना, सबसे पहले तो मैं विश्व स्तर पे लिखवाता हूँ, हेडिंग लगा लेना, विश्व स्तर। विश्व पे सबसे ऊंची नीचे कौन सी है, ये लिखवा देता हूं। विश्व में सबसे ऊंचा तो पहला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी आएगी भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर पड़ती है और नेपाल के अंदर है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, ये सारे ऊंची ऊंची अपने पास ही है, सबसे ऊंची, और इसका नाम है K2। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है K2। अच्छा, K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और ये कहाँ पे पड़ती है? भारत में पड़ती है। हाँ, पीओ के चित्र में भारत में, मतलब ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, विश्व की 2 होगी, विश्व स्तर पे 2 लिख लिया, बहुत है। विश्व स्तर पे 2 लिख लिया। अब लिखते हैं भारत के स्तर पे। भारत में क्या कुछ है, तो सबसे पहले लिखते हैं हिमालय वगैरह क्या, एक बार कुछ बात नहीं कर रहा मैं। भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये भारत की सबसे ऊंची कौन सी पड़ेगी अब? भारत की सब, कोई हिमालय थोड़ी ना बोला, K2। भारत की सबसे ऊंची है K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची भारत में है। अच्छा, पूछो भारत की दूसरी सबसे ऊंची, भारत की दूसरी सबसे ऊंची तो कंचनजंगा। 8598 मीटर, सिक्किम। अच्छा, अब मैं आता हूं हिमालय के आधार पे। हिमालय के आधार पे, हिमालय से कैसे प्रश्न बनेंगे अपने? हिमालय में पहले लिखना, हिमालय की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची, तो हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। अभी आपको लगता होगा कंफ्यूज हो गए, रिलैक्स होकर पढ़ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना, बिल्कुल सिंपल सा लगेगा आपको, रिलैक्स होकर समझना इसको। हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। अच्छा, और एक पॉइंट लास्ट, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची, तो उसका नाम है कंचनजंगा। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची है कंचनजंगा। हो गया? 2 मिनट अगर उतार लिया होगा। अरे आपने उतार लिया क्या? ठीक है। कैसे नहीं उतारा क्या पीछे वालों ने?
उतार लिया सभी ने? ठीक है, सुनना, एक बार पीछे देख चलते हैं। अब वापस यहीं पे क्या, तो मेरे को पता कंफ्यूज हो गए। अच्छा, ट्रांस हिमालय को उत्तरी हिमालय से अलग करने वाला आईटी, उत्तरी को मध्य से एमसीटी, मध्य को दक्षिण से एमबीटी, लास्ट में एचएफओ पड़ता है। अच्छा, यहाँ से पढ़ना शुरू किया था अपने, उत्तरी हिमालय को लेके पढ़े, सबसे आंतरिक हिमालय, सबसे हिमाद्री बर्फ यहाँ पे जमती है, तब इसको हिमाद्री बोल दिया गया। सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी का बारे में सबसे कठोर श्रेणी पड़ती है। ग्लेशियर यहीं पे पाई जाती है, ग्लेशियर के नाम लिखवा दिया आपको। अनेक नदियों का उद्गम यहाँ से होती है, ऊंची अधिक होने का अनेक चोटियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो आपको मैंने चोटियों के बारे में बता दिया, अभी कौन कौन सी चोटी यहाँ पे डायग्राम में बता दिया, कहाँ पे पड़ती है, और यहाँ पे लास्ट लिखवा दिया। विश्व की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची K2 पड़ती है, जो भारत में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची है K2, भारत की दूसरी सबसे ऊंची है कंचनजंगा। अगर पूछे हिमालय की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट है, और हिमालय की दूसरी और भारत की हिमालय में सबसे ऊंची जो कंचनजंगा पड़ती है, ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची है। जो कंचनजंगा है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची है, और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची भी है कंचनजंगा। हिमालय की भी दूसरे नंबर पे पड़ती है, लेकिन भारत में पहले नंबर पे पड़ती है। जो हिमालय की सबसे पहली पड़ती है वो एवरेस्ट पड़ती है, जो नेपाल के अंदर पड़ती है, नेपाल के अंदर पड़ती है। रपणी पूछे हिमालय में अपनी सबसे ऊंची कौन सी है, तो कंचनजंगा पड़ती है। लिख लिया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि अपने को पता चल गया भी अनेक इतनी ऊंचाई ज़्यादा है, ज़्यादा पहाड़ है, ज़्यादा पर्वत है, एक साइड से दूसरे साइड में जाना पड़ेगा, और जाएंगे तो दर्रे के माध्यम से जाना पड़ेगा, यानी कि बीच में अनेक सारे दर्रे हैं। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है भी कौन से क्षेत्र को कौन सी किसी क्षेत्र से जोड़ने वाला दर्रे का क्या नाम है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला, लेह को कारगिल से जोड़ने वाला, कारगिल को शिमला से जोड़ने वाला, शिमला को या फिर मनाली से जोड़ने वाला कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, इन दर्रों के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिखते हैं बिल्कुल यहाँ पे, दर्रे पासेस। दर्रे मतलब ये कोई पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल इस प्रकार पहाड़ी अनेक, इसको बीच में से काट कर एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे पास बोलते हैं, यानी कि दर्रा बोला जाता है। अब यहाँ पे श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर को अपने को जम्मू को जाना है, जम्मू जाना तो यानी कि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका कहाँ से जाएंगे, तो बीच में काट के जो रास्ता तैयार किया गया है उसे दर्रा बोल दिया गया। अब यहाँ पे इतने थोड़ी जगह जगह से थोड़ी ना काटे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पर्वत है, किसी एक क्षेत्र से काट लिया जाएगा, उसी को रास्ता बना दिया जाता है। तो सिंपल सा पूछा जाता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला, जम्मू को गिलगिट से जोड़ने वाला, जम्मू को कारगिल से जोड़ने वाला, कारगिल को लेह से जोड़ने वाला, लेह से नुब्रा घाटी से जोड़ने वाला कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो एक पॉइंट लिखते हैं आगे, लिखना उत्तरी हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां अनेक दर्रे पाए जाते हैं, यहां अनेक दर्रे पाए जाते हैं। बस ये हिमालय सबसे बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, हिमालय ही सबसे बड़ा है। उत्तरी हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे अनेक दर्रे पाए जाते हैं। अब मैं एक खूबसूरत सा मैप बना रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पहले ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब ये मैं पूछूं नॉर्मल सा, ये कौन सा राज्य है? पंजाब। ये कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा? जम्मू है। और ये कौन सा पड़ता है? जम्मू पड़ता है, ये लद्दाख पड़ता है। सिंपल सा एग्जाम में क्या कहाँ से प्रश्न पूछना शुरू होता है, यहाँ पे जो पड़ता है नीचे इसका नाम है श्रीनगर, इस क्षेत्र का जो नाम पड़ता है उसका नाम है श्रीनगर, सॉरी जम्मू।
इसको जम्मू बोलते हैं। जम्मू। और यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है श्रीनगर, इसका नाम है श्रीनगर। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू को जो श्रीनगर से जो दर्रे जोड़ते हैं वो दो दर्रे पड़ते हैं, एक तो यहाँ से दर्रा पड़ता है इस साइड से, और एक यहाँ से दर्रा पड़ता है। यहाँ से दर्रा पड़ता है इसका क्या नाम है, और यहाँ से दर्रा पड़ता है इसका क्या नाम है। वर्तमान में कौन सा दर्रा चलता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला एक तो ये दर्रा पड़ता है जो कि बिल्कुल पीओके के नज़दीक से जाता है, और ये वर्तमान में बंद है क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसलिए जो ये दर्रा पड़ता है पीओके क्षेत्र से बॉर्डर के नज़दीक में जाता है, इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। पूरा क्षेत्र ये मतलब कवर क्षेत्र से बाहर ही रहता है, अलग से सीमें लेने पड़ती है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में जाते हैं अलग, इनकी अलग से सीम लेनी पड़ती है। और जो दूसरा दर्रा पड़ता है जो वर्तमान में चालू है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। हाँ जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पूछा जाएगा वर्तमान में कौन से दर्रे से जम्मू से श्रीनगर की रास्ता संपन्न होता है, तो कौन से दर्रे से बनिहाल दर्रा चलता है, पीर पंजाल दर्रा बंद पड़ता है। अच्छा, इसी पीर पंजाल दर्रे के ऊपर बात करता हूं तो भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग, इसी पीर पंजाल दर्रे के ऊपर भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.20 किलोमीटर। जम्मू से आगे बिल्कुल थोड़ा सा क्या क्या कर दिया, नहीं ये नहीं है, ये भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.20। अच्छा, जब जम्मू से इस दर्रे से पार कर जाते हैं तो बनिहाल दर्रा था, तो उसके बाद में एक और यहाँ पे सुरंग और पड़ती है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इस जो सुरंग का नाम पड़ता है जोहार सुरंग, जोहार सुरंग पड़ती है यहाँ पे, जोहार सुरंग, और जिसकी जो लंबाई पड़ती है 2531 मीटर है, इसके 9.20 किलोमीटर है। पच्चीस 31 मीटर लंबाई। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे पड़ते हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल वर्तमान में बंद है, बनिहाल दर्रे से रास्ता संपन्न होता है। तो चेनानी नासरी सुरंग यहाँ पे बनाई गई क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है और बर्फ ज़्यादा पड़ने से रास्ता बंद हो जाता है, तो भूमि के नीचे से सुरंग बना दी। भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, सबसे लंबी भूमिगत सुरंग। दूसरी सुरंग इस दर्रे को पार करते ही आता है, यहाँ पे जोहार सुरंग आती है जिसकी लंबाई है 2531 मीटर। अच्छा, इसी रास्ते पे एक वो हमला हुआ था ना 2019 के अंदर, पुलवामा हमला, 14 फरवरी को पुलवामा हमला, वो बिल्कुल इसी रास्ते के ऊपर पड़ता है। इसी रास्ते से वो ट्रक गुजर रहा था। पुलवामा जो हमला हुआ था वो बिल्कुल श्रीनगर के पास में इसी दर्रे के ऊपर घटना पड़ती है वो। ठीक है, अपने को कॉमन सा याद रखना, जो पुलवामा क्षेत्र पड़ता है वो इसी पर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ पे। अच्छा, श्रीनगर के बाद में मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो बात करता हूँ यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है कारगिल। कारगिल एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे लेह, ले, और यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है नुब्रा घाटी।
नुब्रा घाटी। श्रीनगर से कारगिल को जो जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, श्रीनगर को जो कारगिल से जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को कहा जाता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। बुकों के अंदर कहीं भी समझ नहीं आएंगे दर्रे, आपके 1% भी किसी बुक में समझ नहीं आएगी। ये डायग्राम के अलावा कहीं पे अच्छा नहीं दिया गया। श्रीनगर से कारगिल को जोड़ने वाले जो दर्रा पड़ता है उसे बोला जाता है जोजिला दर्रा। अच्छा, दूसरा, कारगिल से लेह को जो जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, कारगिल से जो लेह आता है और इसको जो जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को कहा जाता है फोंटुल्ला दर्रा। फोंटुल्ला दर्रा। फोंटुल्ला दर्रा। कारगिल को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, इसे फोंटुल्ला दर्रा कहा जाता है। लेह को जो नुब्रा घाटी से जोड़ता है, लेह को जो नुब्रा घाटी से जोड़ता है वो दर्रा पड़ता है, जिसे इस दर्रे को खारदुंगला दर्रा कहा जाता है। खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। नुब्रा घाटी के बारे में बात बता देता हूं, जो कि 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक इसी नुब्रा घाटी में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी। ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी। दोबारा सुनना, जम्मू से श्रीनगर जाते 2 दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, पीर पंजाल बनिहार। पीर पंजाल बंदा तो बनिहार से जाएंगे, बनिहार के पहले सुरंग आती है चिनानी नासरी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। इसके पार करते ही सुरंग आती है जौहार सुरंग आती है। श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो जोजिला दर्रा, कारगिल से लेह आएंगे तो फोंटुल्ला दर्रा, लेह से अगर अपने नुब्रा घाटी की तरफ जाएंगे तो खारदुंगला दर्रा आता है। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश में चलता हूं। हिमाचल प्रदेश में यह क्षेत्र पड़ता है मनाली। मनाली। और एक क्षेत्र पड़ता है शिमला, इसका नाम है शिमला। ऊपर वाला मनाली, नीचे वाला शिमला। अच्छा, लेह से अगर अपने को मनाली वापस आना है, लेह से जो मनाली वापस आना है, यहां से लेह से मनाली वापस आना है तो हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे पड़ते हैं। 2 दर्रे पड़ते हैं। एक दर्रा का नाम तो बारालापचा दर्रा, जहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है, बारालापचा दर्रा। और दूसरा दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली को शिमला से जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है देवसा दर्रा। उस दर्रे का नाम देवसा दर्रा। वो एक दर्रा आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सीमा पे, बिल्कुल 2 दर्रे मतलब बड़े बड़े 2 पहाड़ियां थी बड़ी बड़ी, तो उनको दोनों को काटा गया। एक पहाड़ी को तो काटा तो उसका नाम बारालापचा रखा और दूसरे का नाम रोहतांग दर्रा रख दिया। मनाली को शिमला से तोड़ने वाला देवसा दर्रा, और एक यहाँ पे इस बाउंड्री पे जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा। इसी शिव किला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी से प्रवेश करती है। ये आपको लग रहा होगा कचरा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और इसको समझ के कोई भी बुक पढ़ लेना, आपको हर प्रकार का दर्रा समझ आ जाएगा। और जो खारदुंगला दर्रा पड़ता है, ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य स्थान है।
विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य स्थान, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य स्थान है, और इसकी ऊंचाई बता देता हूं 18,380 मीटर है। क्या? अच्छा, आपको पता नहीं था इतना कुछ लिखा जाएगा, अफसोस हुआ फिर तो। फोटो खींच लो, घर पे जाके बना लेना। अच्छा, अरे ये तो एक पेज में बनाना था पूरा पूरा, एक पेज में बिल्कुल। इसको तो कम से कम एक पेज में बनाना था आपको। क्या? हाँ, इसके अंदर तो सारा लिख दिया। वो इसके चेनानी नासरी सुरंग के अंदर लिख देते हैं एक बात, विश्व की सबसे भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है ये। अच्छा, अब किसके खींच लो फोटो वगैरह जिसको खींचनी है। देवसा दर्रा, जिसको फोटो वगैरह खींच ले अभी खींच लेना, घर पे जाके बना लेना, कम से कम एक पेज पे बनाना इसको। क्या चीज़ साइड में हो जाऊँ? ठीक, कोई बात नहीं। उतार लिए सभी ने? अरे ये तो आपको सिर्फ हिमाचल के और किसके दर्रे बताए मैंने, जम्मू के। उत्तराखंड में कौन जाएगा, सिक्किम में कौन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन जाएगा? अभी हिमालय वहाँ भी है। अरे ये तो ऊपर ऊपर वाले बताए हैं अभी। और कुछ ही पूछ लिया, ऐसा कौन सी बात होती है? ये उसके अंदर आरडीसी का राजस्थान में ग्राम सेवक अधिकारी का पेपर हुआ था, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। एक तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा था, उत्तराखंड का एक दर्रा था, और दो इस साइड के दर्रे थे। उनको पूछा गया पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाइए, सिंपल सा पूछा गया। लेकिन इतने डीपली प्रश्न बहुत डीपली बनते हैं, लेकिन अगर इसको पढ़ लिया तो उसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी किसी भी बुक में देख लेना, अगर इससे ज़्यादा आपको बारीक लिखा हुआ मिल जाए तो, और ना किसी बुक में इससे अच्छा आपको समझाने वाला। मार्केट में बहुत बुक आती है, आप देख लेना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे उस राइटर की बुक देख लेना, इससे अच्छा आपको किसी बुक में समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये डायग्राम वगैरह किसी बुक में नहीं बनाए होते, दर्रा के डायग्राम किसी भी बुक में नहीं होते। साफ साफ लिखा जाता है जोजिला इसको जोड़ता है, खारदुंगला इसको जोड़ता है। अच्छा, बना लिया होगा सभी ने? इनसे पूछ लेता हूँ। अरे आपने बना लिया सभी ने? समझ आ रहा है क्या आपको? ठीक है, हो गया। मतलब क्या उत्तरी हिमालय की ऊंचाई अधिक होने का यहाँ अनेक दर्रे पाई जाती है। आपको मैंने जम्मू कश्मीर में हो गए, और उसके बाद में किसके हो गए? वो हिमाचल प्रदेश के। अभी एक मैप और बना लेना। अगर आप मेरी तरह मेहनत करते तो अब तक मैप बनाना सीख ही जाते। इतना बहुत है अपने पास, बस ये तो आधे एक पेज की बहुत है। इसके अंदर 4 बातें हैं, बनाना था तब तो बनाया नहीं आपने।
सच्ची में उत्तराखंड के अंदर 4 बातें लिखेंगे। उत्तराखंड के अंदर पहले तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 3 दर्रे देखेंगे, बस नाम नाम लिखना है, किसको नहीं जोड़ता अपने को नहीं पता भी किसको जोड़ता है किसको नहीं जोड़ता, अपने कुछ नहीं लेना देना। 3 दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड को चीन से जोड़ने वाले, तीनों के तीनों। आपसे पूछा जाएगा 3 दर्रे है कौन कौन से, कहाँ पे पड़ते हैं, तो उत्तराखंड में पड़ते हैं। एक दर्रा का नाम है माना दर्रा, माना नीति दर्रा, माना नीति लिपू लेक, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड को चीन से जोड़ते हैं। हाँ इसके अंदर 3 ही लिखने हैं। फिर आ जाओ सिक्किम के ऊपर। सिक्किम में दर्रा पड़ता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है। वो प्राचीन भारत का रेशम मार्ग कहा जाता है इसे, प्राचीन भारत का रेशम मार्ग। नाथुला दर्रा को प्राचीन भारत का रेशम मार्ग भी कहा जाता है। और वर्तमान में जो मानसरोवर यात्रा संपन्न करवाई जाती है भारत के द्वारा, इसी दर्रे से संपन्न होती है। वर्तमान में जो मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, नाथुला दर्रे से। और अरुणाचल प्रदेश आता है उसके बाद में, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे याद रखने अपने को। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे याद करने हैं। अच्छा, इससे उत्तर में तो कौन सा देश लगता है यहाँ पे, तो चीन है बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश के इस कनौर से ऊपर तो चीन है और इस साइड में म्यांमार लगता है। तो 3 दर्रे तो उसको चीन से जोड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश को, और 3 दर्रे इसको म्यांमार से जोड़ेंगे। तो दर्रों का नाम बुमला, बुमला बोमडिला, बुमला बोमडिला यांगपांग। हाँ जी, बुमला बोमडिला यांगपांग पांगसांड, बुमला बोमडिला यांगपांग पांगसांड दिफू लिखा पानी। क्या बिल्कुल नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश है। ये इतना सारा ये अरुणाचल प्रदेश ही है, अरुणाचल प्रदेश। ये इतने से दर्रे आपके 5 तो दर्रे हैं सारे। हाँ जी, दीफू लिखा पानी। बस इतना ही, ठीक है। क्या सिक्किम का एक ही है, एक नोट करके लिखना है यहाँ पे नाथुला दर्रे के बारे में। नाथुला दर्रे के बारे में एक नोट करके लिखना है। सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा, बस एक नोट करके लिख दिया इसके बारे में। उन्नीस के भारत चीन युद्ध के पश्चात
दर्रे को बंद किया गया? ये प्रश्न पूछा गया है। को बंद किया गया, वह पुणे 2006 में खोल दिया गया। पुणे 2006 में खोल दिया गया। प्रश्न पूछा गया था आशाई के अंदर एग्जाम में, नाथुला दर्रा को वापस कब खोला गया? 2006 के अंदर खोला गया था तथा पुणे 2006 में। हाँ जी, आज इतना ही करेंगे। किया कितना गए? 2 तो पेज किए हैं, 9 पेज हो गए। 9 तो नहीं है, उसके अंदर आधा ही है। अच्छा, उतार लिया होगा सभी ने? अच्छा, उतार रहे हो। रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। अरे कितना सिंपल तो है, एक कड़ी से जोड़ के चल रहा हूँ आपको मैं। आपने जीके इतना कभी पढ़ा नहीं, तब आपको लगता है। हमारा तो काम इतना ही होता जीके पढ़ना। अच्छा, लिख लिया होगा सभी ने? अरे आपने लिख लिया होगा सभी ने? एक तो ना, आपने लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। अच्छा, आपसे पूछे ट्रांस हिमालय उत्तरी हिमालय को अलग करने वाला आईटी, उत्तरी को मध्य से अलग करने वाला एमसीटी, मध्य से दक्षिण को अलग करने वाला एमबीटी और मध्य को दक्षिण से उत्तर विशाल के मैदान से अलग करने वाला हिमालयन फ्रंट फोल्ड पड़ता है। दूसरे बात में इसके बारे में नाम कुछ लिखा था, कोई खास नहीं है। ये 4 बातें लिखी थी, सिंपल सी बात है आपकी। अच्छा, ये ग्लेशियर लिखे थे, कोई खास नहीं। चोटियां लिखी थी, चोटियां इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सी चोटियां पड़ती है? नंगा पर्वत, क्या सी छवि है। इन चोटियों की तो ऊंचाई याद रखना, इन चोटियों की ऊंचाई, क्योंकि ये सबसे ऊंची वाली है, सबसे ऊंची वाली पड़ती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गया, भारत की सबसे ऊंची 85-98 की ऊंचाई, भारत की सबसे ऊंची K2 की ऊंचाई, नामचा बरवा कहाँ तक है? 78-56 तक है और 81-26 से शुरू होती है। इनकी तो ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची K2 है। भारत की सबसे ऊंची K2 है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा पड़ती है। हिमालय की सबसे ऊंची एवरेस्ट है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा और भारत की हिमालय में सबसे ऊंची भी कंचनजंगा पड़ती है। उसके बाद में ये दर्रे करवाए थे, सिंपल से दर्रे थे और 4 बात यहाँ पे लिखवाई है, बिल्कुल सिंपल सा था। अच्छा, उसके बाद में चलो अपने कल ही करेंगे। आज की क्लास इतनी रहेगी, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। इसके अलावा करेंगे बिल्कुल कल अपने। अरे आपको समझा रहा है क्या? बढ़िया, ठीक। आपको समझा रहा है कि देखो याद तो करना पड़ेगा, याद तो देखो करना ही पड़ेगा। समझा रहे वैसे सभी को? ठीक है।